अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और मैं आज से आप लोग के लिए शुरू करने जा रहा हूँ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग चैनल। तो मैं आजकल मार्केट में काफ़ी दिनों से देख रहा था कि लोग मार्केट में स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं मार्केट में, जेन ज़ी, मिलेनियल्स, काफ़ी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा है मार्केट में जिस चीज़ की कमी है वो एजुकेशन की कमी है। काफ़ी सारे लोग इन्वेस्ट तो करना चाह रहे हैं पीएसएक्स में, लेकिन उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह काम करती है। तो इसीलिए लोग मार्केट में बड़ी सारी जगहों पे टिप्स लेते रहते हैं कि हम इस शेयर में लेके फँस गए हैं, हमने इतने में ले लिया ये शेयर, हमने इतने में ले लिया शेयर। तो बस वो लोगों के टिप्स की आसरे पे काम कर रहे होते हैं। और अगर वो एजुकेशन लेने भी जाएँ तो मैंने मार्केट में देखा है कि लोग कोर्सेज़ बेच रहे हैं, कोई $200, कोई $300, कोई $400। तो जो नॉर्मल है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो नॉर्मल है जिनका कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, ढाई लाख रुपए से आते हैं, तो उनके लिए इतनी फीस अफ़ोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ और आप लोग को स्टॉक मार्केट की बेसिक्स समझाई जाए। तो शुरू करते हैं कि आपको बिल्कुल बिगिनिंग से सिखाएँगे। पहले शुरू में करेंगे हम स्टॉक मार्केट क्या क्या होती है, क्या नहीं होती। फिर हम फंडामेंटल्स पे भी जाएँगे, टेक्निकल्स पे भी जाएँगे, मार्केट साइकोलॉजी पे भी जाएँगे, मार्केट पिलर्स पे भी जाएँगे, क्योंकि आजकल मार्केट में काफ़ी ग्रुप्स चल रहे होते हैं कि इस पिलर ने माल उठा के इस शेयर को ऊपर ले गया है, इस शेयर को इस मार्केट में ये कर लिया है। तो हम आपको सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता समझाएँगे। तो मैं आपको अपना शेयर करता हूँ। तो जो मेरी पहली वीडियो के जो टॉपिक्स हैं, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि क्या-क्या होते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएँगे स्टॉक मार्केट क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, डेट डेट और इक्विटी में क्या फ़र्क होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, फ्री फ्लोट्स क्या होते हैं, आईपीओ क्या होता है, कंपनी आईपीओ लाती क्यों है, कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में आने का मकसद क्या होता है, उससे कंपनी को क्या फ़ायदा मिलता है। फिर हम आपको थोड़ी-सी स्टॉक मार्केट की वेबसाइट में आपको दिखाऊँगा कि उसमें क्या-क्या चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, किस तरह आपको यूज़ करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, वॉलेटिलिटी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है मार्केट के लिए, व्हाई वॉलेटिलिटी इज़ गुड फॉर इन्वेस्टर, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या होती है, ब्लू चिप्स क्या होती है, डिविडेंड क्या होते हैं। तो ये हम आपको इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक साथ समझाने की कोशिश करूँगा। तो स्टॉक मार्केट चीज़ क्या होती है? तो स्टॉक मार्केट क्या होती है, जैसे देखें आप स्टॉक मार्केट में एक तरफ होता है इन्वेस्टर, एक तरफ है पीएसएक्स और एक तरफ है कंपनीज। तो स्टॉक मार्केट होती क्या है? स्टॉक मार्केट में कंपनीज आती हैं जिनका अपना बिजनेस चल रहा होता है, स्टैब्लिश कंपनियां होती हैं, उनको अपने मार्केट को इस बिजनेस को ग्रो करने की ज़रूरत है। ग्रो करना है तो उसको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो एक तरफ है इन्वेस्टर जिसके पास पैसा मौजूद है, एक तरफ है कंपनी जिसके पास अपना बिजनेस है। बीच में एक्सचेंज आ जाता है, पीएसएक्स जिसको हम कहते हैं, या कोई सी भी दुनिया की स्टॉक मार्केट होती है, ये दोनों के साथ एक ब्रिज का काम करती है। इन्वेस्टर अपना पैसे लेकर मार्केट में आता है, कंपनीज अपना बिजनेस लेकर मार्केट में आती हैं। तो ये एक स्टॉक मार्केट एक बीच की जगह है जहाँ पर लोग अपनी कंपनीज अपने शेयर सेल करती हैं, इन्वेस्टर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उसको रिटर्न मिल सके। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट का। नेक्स्ट शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स ये होते हैं कि एक कंपनी के ओनर है, जैसे मैंने कंपनी स्टार्ट करी तो मैं इस कंपनी का 100% शेयर का ओनर हूँ। तो उसके पास उसकी कंपनी के 100% शेयर्स हैं। तो उसका जो प्रॉफिट होगा उसमें भी वो 100% का हिस्सेदार है, लॉस होगा तो उसमें भी वो 100% का हकदार है। बाकी राइट टू वोट्स वगैरह भी होते हैं जो आपको आगे चल के समझाएंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपने अगर डायरेक्टर सेलेक्ट करना था उसको वोट देने की आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाती है। ये मैं आपको एडवांस कॉन्सेप्ट में आगे चल के समझाता रहूँगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी और डेट क्या होता है। शेयर्स को टेक्निकल जबान में इक्विटी कहते हैं और डेट जो आम जबान में उसको कहते हैं लोन। तो इक्विटी क्या होती है? यू बाय अ शेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि एक बंदा है जिसके पास कंपनी के 100% ओनरशिप है, तो वो उसको डिवाइड करता है छोटे छोटे हिस्सों में। तो क्या करता है, जैसे अगर आपके पास पैसा है और मुझे अपनी ओनर को अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत है पैसे रेज़ करने के लिए, कि उसको कोई मशीनरी खरीदनी है, उसको कोई अपने कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो वो अपनी इक्विटी को डिवाइड करता है और इन्वेस्टर को दे देता है कि ये लीजिए सर, आप हम मेरी कंपनी में समझ लीजिए फॉर एग्जांपल 1% के ओनर हैं। तो जो ओनर के पास अब 99% शेयर्स हैं और इन्वेस्टर के पास फॉर एग्जांपल 1% शेयर्स है, तो उस 1% के लॉस और प्रॉफिट का इन्वेस्टर हिस्सेदार हो गया। लेकिन और डेट का क्या होता है? डेट होता है लोन। जैसे फर्ज करें कि एक इन्वेस्टर है, एक ओनर है, उसको कंपनी में कोई काम करवाना है, मशीनरी खरीदनी है, वो बैंक के पास जाएगा, वो बैंक से लोन लेगा। लेकिन जैसे आप लोग जाते हैं अगर बैंक के पास लोन लेने, तो वो आपको फिक्स इंटरेस्ट पे रेट पे देते हैं आपको। फर्स्ट करें अगर आपने 1 लाख का लिया तो वो कहेगा कि इस पे हम ईयरली आपसे 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो होता क्या है कि आपने 10 लाख ले लिया तो नेक्स्ट मंथ से उसके इंटरेस्ट चार्जेस आपके स्टार्ट हो जाते हैं, यानी आपने हर मंथ, हर 3 मंथ्स पे, हर 6 मंथ्स पे आपने उसको इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन इक्विटी में ऐसा नहीं होता। इक्विटी में क्या होता है कि मैं एक कंपनी ओनर हूँ, मैंने इन्वेस्टर को बोला कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करें। जब कंपनी की वैल्यूएशन इंक्रीज होगी, मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में जाना शुरू होगी, तो आपको डिफरेंट टाइप का होता है कि अगर आपकी कंपनी की वैल्यू प्रॉफिट में आना शुरू होगी तो आपकी वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। तो अगला बंदा आकर कहेगा कि जी कंपनी तो अच्छी चल रही है, प्रॉफिट में आ रही है, तो मैं आपसे जो शेयर आपने फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ के लिए, तो मैं आपसे 105 रुपीज़ का लेने के लिए तैयार हूँ। तो उसे कहते हैं आपका कैपिटल इंक्रीज हुआ है। दूसरा ये होता है कि कंपनी ने फर्स्ट करें आपको
1 लाख रुपए का इस साल प्रॉफिट कमाया, वो कहता है कि चले मैं 1 लाख रुपए में से 90,000 रुपए अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर देता हूँ। तो 90,000 का जो 1% होगा वो आपको एज अ डिविडेंड वो कंपनी पे कर देगी। लेकिन कंपनी बाउंड नहीं होती, डेट में तो कंपनी बाउंड है। कंपनी ने आपको हर महीने, हर मंथ, हर ईयर, 3 मंथ, 6 मंथ पे इंटरेस्ट बैंक को पे करना है। लेकिन इक्विटी पे कंपनी बाउंड नहीं होती। कंपनी चाहे तो दे डिविडेंड, हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट में जाने में 5 साल लगे, 10 साल लगे। तो जब तक कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तब आपकी वैल्यूएशन इंक्रीज होगी। लेकिन डेट में हर मंथ उसको इंटरेस्ट पे करना है, चाहे आपकी कंपनी प्रॉफिट में हो, चाहे आपकी कंपनी लॉस में हो। तो ये आपका मेन डिफरेंस होता है। अब ये तो आपको बात समझ में आ गई है कि कंपनी में आपको बात समझ में आ गई कि मैंने आपको बता दिया कि एक तरफ इन्वेस्टर है, एक तरफ कंपनी ओनर है। कंपनी ओनर अपने शेयर्स ऑफर करते हैं, इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कोई तो वैल्यू सेट करेगा ना, कि अभी तो कंपनी मार्केट में आ रही है, उसकी वैल्यूएशन तो लगी नहीं है। तो कंपनी अपनी बता देती है, भाई मेरी जो कंपनी की फेस वैल्यू है, यानी जो मेरी कम से कम वैल्यू, आप समझ लें कम से कम वैल्यू है मेरी 1 रुपये फॉर एग्जाम्पल। ये तो मेरी कम से कम वैल्यू है, इससे तो नीचे जा ही नहीं सकती। लेकिन फिर मेरे पास कंपनी के एसेट्स हैं, तो मैं कहता हूँ अपनी एसईसीपी के पास जाता हूँ, मैं अपने लास्ट ईयर्स के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करता हूँ, अपने एसेट शो करता हूँ, अपना बिजनेस शो करता हूँ। तो मैं कहता हूँ मेरी कम से कम वैल्यू तो ये है, लेकिन मैं इन्वेस्टर को कम से कम 20 रुपये का शेयर करूंगा। तो जो 10 रुपये से जो 20 रुपये तक की आपकी वैल्यू होती है, उसको कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम से मुराद ये है कि 10 रुपये की तो कम से कम वैल्यू है, लेकिन मैं उसको अपने साथ कंपनी की जो 10 रुपये तो वैल्यू है, लेकिन मैं उस पे मैं उस पे 20 रुपये का प्रीमियम लेना चाह रहा हूँ। तो कम अगर इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होगा तो वो 20 रुपये प्रीमियम देगा, और वो फिर उससे 30 रुपये के वैल्यू के हिसाब से शेयर्स परचेज करेगा। नॉर्मली जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है उस पर आपको फेस वैल्यू का असर नहीं नजर आता। फेस वैल्यू समझ लें थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन फेस वैल्यू कहाँ पे यूज होती है? आपकी डिविडेंड पे, और जब राइट और या बोनस शेयर इशू हो तब आपकी फेस वैल्यू से इशू होती है। फर्स्ट करें ऐसे आपकी, आपने देखा होगा कि 120% इशू करें, तो वो 120 रुपये नहीं होते, वो होते हैं 120%। मीन्स आपके अगर एक कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और कंपनी ने आपको 100 रुपीज़ का डिविडेंड 100% डिविडेंड इशू करा है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। सो आपकी जो डिविडेंड अमाउंट होगी वो 10 रुपीज़ होगी। तो ये है फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। अब आते हैं फ्री फ्लोट। जैसे आपने कंपनी का चेक किया होगा कि इस कंपनी का फ्री फ्लोट है 40%। तो क्या होता है, कंपनी ने के पास उसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो उसने कंपनी के अपने शेयर्स डिवाइड कर दिए 10 रुपीज़ के हिसाब से। 1 लाख रुपीज़ उसका एसिड है, उसने 1 लाख रुपए के हिसाब से अपनी कंपनी की वर्थ डिसाइड करी। उसने कहा कि 10 रुपीज़ के पर शेयर है, 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आपके पास 10,000 शेयर्स आ गए। 10,000 शेयर्स आ गए आपके पास। 10,000 शेयर्स में से ओनर ने कहा कि मैं 99,000 शेयर्स का तो मैं ओनर रहूंगा, और जो 1,000 शेयर्स होंगे वो मैं मार्केट में फ्लोट कर दूंगा। मीन्स ओनली 1% ऑफ शेयर्स आर ऑन द मार्केट, दीज शेयर्स कॉल्ड फ्री फ्लोट। तो जो आपके जो 1,000 शेयर जो आपने ओनर ने अपने डाइल्यूट करें अपनी ओनरशिप से, वो मार्केट में ट्रेड करने के लिए मौजूद है। बाकी जो 9,000 शेयर्स हैं वो ओनर के पास ही रहेंगे। वो चाहेगा तो ऑफलाइन मार्केट से बाहर किसी को सेल करना चाहेगा तो वो सेल कर सकता है, लेकिन मार्केट में जो अवेलेबल है फॉर ट्रेडिंग, फॉर बाइंग, फॉर सेलिंग इज ओनली 1,000 शेयर्स, मीन्स ओनली 1% ऑफ हिज टोटल ओनरशिप। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आईपीओ क्या होता है? जैसे अब मार्केट में तो शेयर्स डायरेक्ट आके लिस्ट नहीं हो सकते ना, क्योंकि उसकी कोई वैल्यूएशन तो लगाएगा। पहले तो एसईबीसी ने आके कह दिया कि हम 30 रुपीज़ के शेयर्स लेंगे, 10 रुपीज़ की आपकी फेस वैल्यू हो गई, आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई 10 रुपीज़ की। कंपनी ने करा 20 रुपीज़ में ओपन हुआ, 30 रुपीज़ की प्रीमियम हो गई। 20 रुपीज़ की प्रीमियम हो गई तो 30 रुपीज़ में सेल करने के लिए उसने अलाउ कर दिया। तो उसके लिए फिर अपने 30 रुपीज़ पे वो आईपीओ लाएंगे कि मतलब अब इनिशियल आईपीओ मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कंपनी के ओनर सबसे पहले क्या करते हैं, आईपीओ लाते हैं कि आपके बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, बैंक्स हो गए, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स हो गए, तो वो आईपीओ में हिस्सा लेके, या आम पब्लिक भी हो गई, वो आपको बताऊंगा कि बुक बिल्डिंग का प्रोसेस क्या होता है, फिर आपके पास आम पब्लिक के पास कैसे आता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि आईपीओ कंपनी में वो लेकर आएगा, इंडिविजुअल्स को बाय करेंगे। तो जब मार्केट में से पहले कंपनी प्राइवेट होती है, मालिक ओनर जो होता है वो कंपनी का, उसको अपना प्रॉफिट एंड लॉस किसी शेयर नहीं करना होता, किसी को बताना नहीं होता कि मेरी क्या कंपनी में क्या चल रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितना मेरा लोन है, कितनी मेरी एसेट्स हैं, वो उसको शो नहीं करना पड़ता। तो वो एज अ प्राइवेट कंपनी काम करती रहती है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया एसईसीपी के पास जाते हैं, फाइल करते हैं, प्राइस डिसाइड होता है। उसके बाद वो फिर पब्लिक सब्सक्रिप्शन में आता है, फिर वो जो शेयर्स होते हैं वो पब्लिक परचेज कर लेती है, फिर वो पीएसएक्स में आ जाता है या स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाता है। अब स्टॉक मार्केट में तो लिस्ट हो गया, तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होके
तो जो बायर और फिर जो सेलर होते हैं वो फिर मार्केट के दौरान अपनी बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने तो आईपीओ में खरीद लिया, 1000 शेयर खरीद लिए, तो मेरे को अगले दिन मुझे पसंद नहीं आया कि मैंने गलती से ले लिया, तो अगला सेलर था, उसको इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा था, उसने कहा चले मैं 2 रुपये ज़्यादा देके आपसे शेयर खरीद लेता हूँ। तो मार्केट एज अ ब्रोकर काम करती है कि आपके पास जो शेयर्स हैं, किसी का सेल बायर है, कोई सेलर है, तो वो मार्केट में आके अपनी शेयर्स बाय और सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब मैं आईपीओ लाती क्यों है? आईपीओ के काफ़ी होते हैं, जैसे आप चेक करें इसमें रेज ग्रोथ कैपिटल। ये तो है कि अगर आपने किसी कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, कोई अपना नया प्रोडक्ट लेकर आना है, कोई अपनी नई मशीनरी खरीदनी है, कोई अपनी बिल्डिंग एक्सपेंड करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, तो वो करते हैं कैपिटल ग्रोथ कहते हैं। क्या आके अपना बिजनेस आपको प्रेजेंट करते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, आप इसमें इन्वेस्ट करें, तो वो आपका न्यू कैपिटल हो गया। कुछ कंपनीज आती हैं डेट को बर्डन कम, जैसे मैं आपको बताया डेट का नुकसान क्या होता है कि कंपनी ने इंटरेस्ट आपको पे करना है हर मंथ, और आपने देखा था कि 2 और 3 साल पहले पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 22% तक चले गए थे। तो कंपनी पे फाइनेंशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, यानी मतलब जो उसका प्रॉफिट होता है उसका 50% आपको बैंक का इंटरेस्ट पे करने में लग जाता है। तो काफ़ी कंपनियों ने अपनी इक्विटी डायल्यूट करके, यानी अपनी जो ओनरशिप है उसको डायल्यूट करके, सेल आउट करके पब्लिक से पैसा रेज करा। जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी या पब्लिक से पैसा रेज करते हैं तो उसको फॉरन या हर मंथ पैसे देने की नीड नहीं होती। ओनर बाउंड नहीं होता कि आपने इक्विटी अगर खरीदी है तो आपको हर मंथ या हर 6 मंथ बाद डिविडेंड दे, प्रॉफिट शेयरिंग करें। तो उनके लिए आसान होता है कि वो पब्लिक से पैसे रेज करें, कैपिटल रेज करें, बैंक को पे आउट कर दें। तो जो अपने जो पैसा, जो इंटरेस्ट रेट का जो पैसा बच रहा है वो अपने कंपनी में इन्वेस्ट करके उसको कंपनी को ग्रो करें। कभी कभार ये भी होता है प्रोवाइड एन एग्जिट। फर्स्ट करें, 2 बंदों ने कंपनी स्टार्ट करी, एक के पास 5 लाख शेयर है, एक के पास 5 लाख शेयर है, 10 लाख शेयर है। अब 5 लाख शेयर है तो है किसी के पास, अब तो उसको बायर तो ऑफ मार्केट में मिल भी सकता है, लेकिन ईजी क्या होता है, वो स्टॉक मार्केट में आता है, वो बोलता है भाई ये मेरी कंपनी का बिजनेस है, ये मेरी वैल्यूएशन है। अगर किसी को बाय करना है तो मतलब आपको कोई एक बंदा 5 लाख शेयर नहीं खरीदेगा, मतलब पूरी पब्लिक में से डिफरेंट पीपल 5 लाख शेयर को डिवाइड करके बाय कर लेंगे, और फिर जो दूसरा ओनर जो एग्जिट चाह रहा है कंपनी से, उसको उसके शेयर सेल हो जाएंगे, आप उसके ओनर बन जाएंगे और वो कंपनी छोड़ के अपने पैसे लेकर जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया बूस्ट क्रेडिबिलिटी। स्टॉक मार्केट की कंपनी से क्या होता है कि अगर आप कंपनी आते हैं तो आपकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है। आपकी वैल्यूएशन फर्स्ट करें, जैसे मैंने कंपनी खरीदी, मेरी कंपनी तो बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन उसकी कोई जो रियल वैल्यू है वो आपके पास नहीं आती कि कौन उसकी वैल्यूएशन लगाएगा। कोई वैल्यूएशन लगाने वाला तो बंदा, मेरी तो अपनी प्राइवेट कंपनी चल रही है, लेकिन जब मेरी प्राइवेट कंपनी चल रही है तो उसकी वैल्यूएशन कौन लगाएगा? मैं जब तक फर्स्ट कर आपके पास बाइक है, आप सेल करने जाएंगे तो आप घर में तो नहीं बोलेंगे मेरी बाइक की कीमत 1 लाख रुपए। लोग तो बोलेंगे ना कि आप मार्केट में लेके जाएं, देखें तो आपकी बाइक की क्या कीमत लग रही है, फिर तो हम बात करेंगे। इससे बैंक को भी पता चलता है। अगर आप बैंक से भी लोन लेने जाएंगे, वो कहे मैं तो कंपनी का ओनर हूँ, मैं कहूँगा मेरी कंपनी की तो वैल्यूएशन 600 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, तो वो कहेगा भाई मैं कैसे आपकी वैल्यूएशन डिवाइड करूँ। तो वो जाते हैं फिर मार्केट में, उस आपकी वैल्यूएशन भी निकलती है कि कौन इस कंपनी या इस बिजनेस से कितना प्राइस देने के लिए, कितने शेयर्स प्राइस देने के लिए तैयार है। तो आपको बैंक को भी आपको अपने शो करते हैं कि देखिए मेरी मार्केट में ये वर्थ है। इनेबल स्टॉक इंसेंटिव्स, कुछ कंपनीज होती हैं वो आपको मार्केट, जो अपने जो कंपनी के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको शेयर्स भी ऑफर करती है कि आपके कंपनी में आप, मतलब अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय हैं और आपको कंपनी में शेयर्स भी मिल रहा है, यानी आप कंपनी के साथ एम्प्लॉय के साथ ओनरशिप में भी आप बराबर में हिस्सेदार बन जाते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस होगा उसमें भी आप बराबर के हिस्सेदार हैं। तो वो फिर अगर, लेकिन जाहिर बात है जो एम्प्लॉय शेयर खरीदे उसको भी तो बेचने के लिए कोई मार्केट चाहिए, तो कुछ कंपनी इसलिए भी फिर मार्केट में अपने शेयर्स लिस्ट कराती हैं ताकि जो एम्प्लॉयज है वो अपने शेयर भी सेल कर सकें। और जैसे मैंने आपको बताया एक्सिस फ्यूचर कैपिटल, इससे आपको कि आप अपनी वेबसाइट, जो आपकी जो बेसिक वेबसाइट है जहाँ पर आप कंपनीज के शेयर्स, प्राइस, वॉल्यूम, चेंज, कितना चेंज हुआ, लास्ट डे प्राइस क्या थी, टुडे हाई क्या है, लो क्या है, ये सब आप इसमें देख सकते हैं। आप व्यू ऑल पे जाएं तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये आपके के सी 100 इंडेक्स आ रहा है, ऑल शेयर के सी 30, के एम आई 30, ये सब आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखें उन्होंने डिफरेंट चीज़ें आपको डिवाइड करी होती हैं। ये है अपैरल, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, या उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड करी हुई है। ये जो ऑटोमोबाइल असेंबलर्स मतलब जो भी गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह बनाते हैं वो यहाँ पर है। तो आप इसमें देख सकते हैं कंपनी का नेम क्या आ रहा है, एल डी सी पी मतलब लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस, ओपन किस प्राइस पे हुआ, हाई क्या हुआ, लो क्या हुआ, करंट क्या प्राइस चल रही है, अभी तो मार्केट क्लोज है, करंट प्राइस क्या है, कितना डे में चेंज आया है, कितने बायर कितने सेलर थे, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। दूसरी वेबसाइट क्या होती है, दूसरी वेबसाइट पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखें ना, डेटा पोर्टल, डेटा पोर्टल पे जाएं तो आप डेटा पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हैं कि कंपनी क्या, पूरे इंडेक्स के क्या रेट चल रहे थे आज, टुडे समरी में क्या आ रहा है, मार्केट्स में क्या आ रहा है। आप इसमें जाके इधर चेक कर सकते हैं सारी आपको टॉप एक्टिव स्टॉक्स, मतलब आज कितने स्टॉक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे, कितने एक्टिव से मुराद है कितने वॉल्यूम लगे। तो यहाँ पे प्राइस चेंजिंग से मुराद नहीं, इसमें वॉल्यूम, कितने बायर थे कितने सेलर थे।
टॉप एडवांसर देख सकते हैं, कितने शेयर्स किसके प्राइस इंक्रीज हुए, किसके कितने प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़े। टॉप डिक्लाइनर्स, किसके प्राइस सबसे ज़्यादा कम हुए। तो आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ चेक करें, ये थी 10%। 10% से मुराद है कि इसके जो प्राइसेस हैं 17.01, मतलब एक दिन में किसी भी शेयर्स के मार्केट ने एक कैप लगाया हुआ है कि 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। यानी अगर किसी शेयर से 10% रहेंगे तो उसकी ट्रेडिंग रुक जाएगी, मतलब उससे ऊपर के प्राइस पे कोई बाय नहीं कर सकता। उसी प्राइस पे अगर कोई सेल करना चाहे तो उसी प्राइस पे सेल हो जाएंगे, लेकिन उससे ऊपर के प्राइस पे सेल नहीं होंगे। इसी तरह डिक्लाइनर्स में भी आप चेक करें, ये 24% का आप देख रहे होंगे कि 24% आ रहा है, लेकिन जो 1 रुपये से, मतलब जो 10 रुपये से कम शेयर्स हैं उसमें आप 10% की लिमिट नहीं होती, उसमें 1 रुपये तक की लिमिट होती है कि अगर उस शेयर्स का प्राइस 1 रुपये कम होगा उस दिन में, तो उससे कम पे आप प्राइस पे सेल नहीं कर सकते। इसी तरह आपके बढ़ने में भी कि अगर आपके एक शेयर 1 रुपये से ज़्यादा बढ़ गया, अगर 10 रुपये से नीचे शेयर है तो उससे ऊपर आपका नहीं बढ़ सकता, 1 रुपये लिमिट होती है। जैसे आप इसमें देखें 10% का गिर गया तो 10% से ज़्यादा उस दिन में लॉस नहीं हो सकता, उससे नीचे नहीं आप सेल कर सकते। इस तरह का 10% है। यहाँ पे फिक्स इनकम मार्केट परफॉर्मेंस भी आ रही होती है, जो आपके जो टिल टी बिल्स वगैरह होते हैं, जो आपकी जो लोन होते हैं, तो वो भी यहाँ पे मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं। जो आपके फिक्स इनकम के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी वॉच लिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, रेगुलर मार्केट में आपके कितने अ, हुए, किस तरह के कितने शेयर्स बढ़े, कितने शेयर्स बढ़े, अभी सारे शेयर्स देख सकते हैं आप। उसमें मेन बोर्ड में जो भी शेयर्स आ रहे हैं आप सारे शेयर यहाँ देख सकते हैं। जैम बोर्ड क्या होता है? जैम बोर्ड से मुराद ये क्या, आजकल मेन बोर्ड में एक कंपनीज ने एससीपी ना एक लिमिट लगाई हुई है कि अगर आपकी कंपनी की इतनी वर्थ है तो आप मेन बोर्ड में लिस्ट हो सकते हैं। अगर आपकी जो छोटे बिजनेस हैं, जो एसएमईज कहते हैं, जो स्मॉल इंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए एससीपी ने कहा है कि आप जैम बोर्ड में हो जाएं। कि मतलब अगर आपका एक खास वैल्यूएशन से कम है कंपनी, तो आप उसको मेन बोर्ड पे तो लिस्ट नहीं करा सकते, जैम बोर्ड पे आप लिस्ट करा सकते हैं। तो आप उसको जैम बोर्ड पे लिस्ट करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करें, आपको यहाँ में मार्केट आ जाएगी, टुडे समरी चेक कर सकते हैं आप, मार्केट के इंडेक्सेस आते हैं। अब ये इंडेक्सेस से क्या मुराद है? के एस सी 100, आप लोगों ने तो काफ़ी सुना हुआ के एस सी 100, आजकल तो काफ़ी लोग आ रहे हैं मार्केट में, यूट्यूब में ख़ास तौर पर, के एस सी 100 में जो इंडेक्स की जो 100 कंपनीज है आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। तो 100 कंपनी से क्या मुराद है? ये फिक्स कंपनीज नहीं होती 100 कंपनीज, ये हर 3 महीने बाद जो पीएसएक्स है वो एवोल्यूएट करती है आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, आपके शेयर्स कितने हैं। उस हिसाब से वो के सी 100 में वो शेयर डालते हैं, यानी मार्केट के जो टॉप टॉप तो नहीं कह सकते, जो 100 शेयर हैं जो पीएसएक्स के मुताबिक 100 कंपनीज हैं, वो आप एक इंडेक्स में डाल सकते हैं। उसमें आपको कभी एवीएन भी मिल जाएगा, किसी ज़माने में हेस्कोल भी हुआ करता था, हेस्कोल की कहानी भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नेटसोल हो गया, एंग्रो फर्टिलाइजर हो गया, एंग्रो होल्डिंग्स हो गया, ओजीडीसी हो गया, तो ये कंपनी हो गई। ऑल शेयर्स में आ जाए, ऑल शेयर्स से मतलब जो आपके जो कंपनी जितनी भी कंपनी लिस्ट है उसमें वो 100 शेयर्स में आ गए। के सी 30, के सी 30 की भी एक लिस्ट है जो 30 बेस्ट कंपनीज है। ये कंपनीज की जो क्राइटेरिया, जो बेस्ट कंपनी क्राइटेरिया, वो पीएसएक्स का होता है, वो फिर हम आपके आगे डिस्कस करेंगे। वो कि किसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पे डिपेंड करता है, मार्केट की वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है। KMI 30, कराची मिज़ान इंडेक्स 30, जो इस्लामिक जो 30 कंपनीज हैं वो आ जाती हैं। ये बैंक की कंपनीज आ गई। ये जो सारे KMI ऑल शेयर्स आ गए, मतलब जो आपके जो जितने भी शरिया कंप्लाइंट शेयर्स हैं वो उसके शेयर्स इसमें आ गए। तो ये जो इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं ये होते हैं के सी 30, KMI ऑल शेयर, KMI 30 ऑल शेयर और KSN। ये आपके जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं जो आपके देखने के होते हैं कि आपके मार्केट की वैल्यूएशन वॉलेटिलिटी कहाँ पे आ रही है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है। तो आप ये के सी 100 देखते हैं ज़्यादातर, के सी 30 देखते हैं, KMI 30 देख लेते हैं, या KMI ऑल शेयर्स चेक कर लेते हैं। आप इसमें जाके सेक्टर समरी भी चेक कर सकते हैं। सेक्टर समरी में आप चेक कर सकते हैं, देखें आप, जैसे ऑटोमोबाइल असेंबली में 10 कंपनियां हैं, 3 कंपनियों ने इंक्रीज करा है,
साथ में डिक्लाइन करा है। इसके पीछे भी एक लॉजिक होती है कि आपसे आपको इसका अंदाजा रखता है कि किस सेक्टर में अभी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आ रहा है, कि कौन सी ज़्यादा है कौन सा, जैसे सीमेंट सेक्टर देखें। सेमी सेक्टर में आज ज़्यादा प्रेशर सेलिंग का था, जैसे सिर्फ 2 एडवांस हुई है, 16 डिक्लाइन हुई है, टर्नओवर इतने शेयर्स का काम हुआ है। मार्केट कैप जो मैं आपको बता दिया, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि मार्केट कैप से क्या मुराद होती है। कमर्शियल बैंक्स चेक करें कि सारे आज डिक्लाइन की तरफ थे। तो आप इस तरह आप सेक्टर की इन्वेस्टमेंट भी चेक कर सकते हैं। मार्केट में गए, स्टॉक स्क्रीन है, बाकी कंपनी अनाउंसमेंट्स वगैरह होती हैं, स्टोरी होती हैं, वो आपको मैं फिर नेक्स्ट किसी उसमें बताता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड पे चलते हैं। जी, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? मार्केट कैप कैसे करते हैं? शेयर प्राइस मल्टीप्लाई टोटल प्राइस आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पर आपके मार्केट कैप से मुराद है टोटल शेयर्स, नॉट फ्री फ्लोट, टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर। आउटस्टैंडिंग शेयर से मुराद कि उस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हैं। फ्री फ्लोट मार्केट में कितने शेयर हैं, लेकिन जो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर होता है कि कंपनी की टोटल कितने शेयर हैं, तो शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे आप चेक करें, कंपनी के साइज को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में ब्लू चिप्स आ जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जिसमें काफ़ी शेयर्स है मार्केट में, उसकी मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, शेयर्स प्राइस है, अगर आप उसको खरीदने जाए आपको आराम से मिल जाएगा, सेल करने जाए तो आपको आराम से मिल जाएगा, सेलर बायर आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आप बाय करने आएंगे तो आपको सेलर आराम से मिल जाएगा, तो आपको उसमें आपकी कोई ट्रेडिंग का इशू नहीं आएगा, आप उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो आपको आराम से। इसको कहते हैं लो रिस्क शेयर्स, मतलब जो कंपनी जैसे लकी सीमेंट है, ओजीडीसी सीमेंट है, इसको कहते हैं बड़ी जो कंपनियां होती हैं, इसमें रिस्क के चांसेस कम है कि मतलब ये कंपनियां बंद हो जाए। दूसरी तरफ आ जाए, मिड कैप कंपनियां फास्टर ग्रोथ है, मोर प्राइस स्विंग्स है, मतलब इसमें थोड़ी सा रिस्क है कि कंपनी हो जाएगा कोई ग्रोथ हो रही है, जैसे आजकल जीसीआईएल का आपने बड़ा नाम सुना, प्राइस काफी ऊपर जा रही है, तो मिड कैप शेयर्स में आ जाता है कि काफी उसमें वॉलेटिलिटी है कि ऊपर है, कभी नीचे ऊपर। स्मॉल केस कैप्स में आ जाते हैं, हायर इसके रिवॉर्ड है, ऑफन थिनली ट्रेडेड, कि मतलब उसके शेयर्स आपके पास ज्यादा होते हैं लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत होती है, क्या मतलब छोटी कंपनी नई कंपनियां हैं, उसके बंद होने के भी चांसेस ज्यादा हैं, कम होने के भी चांसेस हैं, तो उस तरह होते हैं। तो जो मार्केट कैप के हिसाब से लार्ज कैप कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है जिसके प्राइस ज़्यादा है, शेयर्स ज़्यादा है, शेयर्स कम है, प्राइस ज़्यादा है, तो उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा होती है। कुछ मिडिल प्राइस है, शेयर्स कम है, ज़्यादा है, तो उसको मिड कैप में कह देते हैं। स्मॉल कैप जिसके शेयर्स बहुत ज़्यादा है, प्राइसेस कम है, तो उसकी वैल्यूएशन कम आती है। ब्लू चिप्स स्टॉक्स, आपने नाम तो बड़ा सुना होगा कि ब्लू स्टिक्स स्टॉक चिप्स, ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होते हैं? जो जैसे आपको बताया था, लार्ज कैप शेयर्स होते हैं जिसकी जो स्टैब्लिश है, जो सालों से काम करती हुई आ रही हैं, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, जैसे आपने फौजी फर्टिलाइजर का नाम सुना, यूबीएल का बैंक आप पता नहीं कब से देखते हुए आ रहे हैं, कि आप हर जगह देखें, लकी सीमेंट हो गया, मारी पेट्रोलियम, ओजीडीसी, पीपीएल, नेशनल फूड्स, ये आपकी ये कंपनी है, ये अपने बिजनेस में लीडर होती हैं। जैसे फौजी फर्टिलाइजर है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में यूरिया फौजी फर्टिलाइजर सेंड करती है। यूबीएल, सबसे ज्यादा अकाउंट्स पाकिस्तान में यूबीएल के पास है, मिजान बैंक उसके काफ़ी कम्पीट कर रहा है। नेशनल फूड है, सबसे ज़्यादा उसके मार्केट में मसाले बिकते हैं, तो उस हिसाब से आप इसकी मार्केट में वेटिंग देख रहे हैं। फौजी फर्टिलाइजर की 8.4% है, 6.4% है, लकी सीमेंट्स की 4.1, मारी की 3.7, ओजीडीसी 3.5, केसी की 100 की वेटिंग, मतलब अगर इसके प्राइस में 1% कम होगी तो 8.4% के हिसाब से केसी 100 कम या ज़्यादा होगा, तो मतलब केसी की 100 में
एफएफसी की वैल्यूएशन है 8.54% है, मतलब जिसकी अगर इसकी प्राइस वैल्यूएशन इतनी होगी तो उस हिसाब से उसकी 8.4% के हिसाब से उसकी या तो कमी आएगी या तो बढ़ेंगे। डिविडेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटी के पास रखने का क्या होता है, दो फायदे होते हैं। या तो आपको कैपिटल गेन मिलेगा कि कंपनी की कोई न्यूज़ आ गई, वैल्यूएशन बढ़ गई, कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा शो कर दिया, तो किसी दूसरे बायर का इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आपके पास शेयर्स मौजूद हो तो आपके जो आपने 100 रुपये का शेयर लिया था, आप कह सकते हो 110 रुपये का शेयर मैं बेचूंगा, कि आपके पास दूसरी तरफ से आपका इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये आपको मार्केट सेंटिमेंट्स भी होते हैं। लाजमी नहीं है कि कंपनी की आपकी कोई बहुत ज़्यादा वो उसकी इंटरेस्ट अच्छा हो गया, यानी आपके कोई बहुत ज़्यादा उसने प्रॉफिट कमा लिया या कुछ कर दिया, कभी कभी इंटरेस्ट आ जाता है तो उससे आपके मार्केट, तो इस तरह आपको कैपिटल गेन मिल जाता है। दूसरा क्या तरीका होता है, जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको कहते हैं, कि हमने डिविडेंड्स के लिए शेयर्स लिया हुआ है, कि अब कंपनी की वैल्यूएशन ऊपर हो नीचे हो, मैं रोज देखूंगा कि आज इसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ गई, आज कोई सेलर ज़्यादा आया हुआ है तो मैं अपने शेयर्स बेच दूं, आज कोई बायर आया हुआ, सेलर ज़्यादा है तो मैं ख़रीद लूँ कम प्राइस पे। वो करता है कि भाई मैंने शेयर्स खरीद लिया, मुझे इस पे हर 3 मंथ नॉर्मली कंपनीज क्वार्टरली डिविडेंड अनाउंस करती हैं, तो हर 3 मंथ बाद में आप डिविडेंड आ जाए, मेरा अपना किचन चलता रहे। तो उसमें आपके फेस पर वैल्यू होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी अगर 10 रुपए की फेस वैल्यू है तो आपका अगर 50% है तो 50 डिवाइड बाई 10 रुपीज़ 5 शेयर। तो मार्केट प्राइस आपको उसको डिविडेंड यील्ड कैसे निकालने हैं, मार्केट प्राइस पे आप डिविडेंड यील्ड कैसे निकाल सकते हैं, जैसे आपका फर्स्ट करें आपके पास 100 रुपीज़ का शेयर है और आपके पास 100 रुपीज़ का शेयर है और आपके पास उन्हें डिविडेंड दिया 5 रुपीज़ का, तो 100 रुपये पे आपको 5 रुपये मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि 5% यील्ड है। अगर 100 रुपये पे आपको 10 रुपये मिलते, 100 को आप डिवाइड करके 10 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करते तो आपको यील्ड मिल जाती 10%। तो इस तरह आपकी यील्ड निकलती है। तो आप चेक करें, जैसे अगर, तो काफ़ी लोग पूछेंगे कि भाई बैंक में भी अगर आप पैसे रखाएंगे, इस्लामिक बैंक में भी, तो आपको 5% तो ज़्यादा यील्ड मिल जाएगी। लेकिन इसमें आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ रही होती है, कि कंपनी के प्रॉफिट्स ईयर बाय ईयर ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो एसेट्स बढ़ रहे होते हैं, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा होता है, तो कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ी होती है, तो आपको डिविडेंड खाली नहीं मिल रहा, तो आपको साथ साथ कैपिटल गेन भी मिल रहा होता है, तो आपको कैपिटल गेन भी मिलता है। तो इसलिए लोग बैंक में इन्वेस्ट पैसे रखने के बजाय या फिक्स डिपॉजिट में रखने के बजाय स्टॉक की तरफ आते हैं। थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी होती है कि आप शेयर के प्राइस गिर गए, जैसे आप चेक कर रहे हैं कि अभी ईरान अमेरिका वॉर के दौरान प्राइस काफ़ी नीचे आ गए, काफ़ी वॉलेटिलिटी है तो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। लेकिन डरने की बात नहीं, ये यही मौका होता है कि आप इस पर शेयर्स अच्छी वैल्यूएशन पे खरीद सकते हैं। तो जो पे आउट के भी डिफरेंट होते हैं, कंपनी कभी आपको कैश डिविडेंड देगी कि पेमेंट कर दी, स्टॉक बोनस भी कभी दे देती है, कभी कभार आपको बोनस इस तरह दे देगी कि फर्स्ट कहने जैसे कंपनी के पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, तो वो कहता है मेरा इस प्रॉफिट है, मैं इस प्रॉफिट के थ्रू 1000 मोर शेयर्स जनरेट कर सकता हूँ। कि फर्स्ट करें मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैं कहता हूँ मैं 1 लाख रुपए कैश को कैंसिल कर देता हूँ और इसके बदले में मैं अपने 1000 शेयर निकाल लेता हूँ, तो वो फिर शेयर्स निकाल के वो फिर आपको एज अ बोनस भी दे सकते हैं। क्या मतलब अगर आपका 100 शेयर्स है तो आपको 10 शेयर्स पर एक्स्ट्रा दे दिए, तो कभी कभार ये भी होता है, तो आपको 10 शेयर्स एक्स्ट्रा दे दिए, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे तो आप उसको फिर मार्केट में सेल कर सकते हैं। कभी कभार डिसएडवांटेज होता है कि अगर आपकी कंपनी ने आपने बोनस दिया तो जाहिर सी होता है उसके फ्री फ्लोट बढ़ गए, फ्री फ्लोट बढ़ गए, जैसे भी आपने देखे ना, अब मार्केट की जो स्टॉक मार्केट है उसमें भी शेयर्स में सप्लाई और डिमांड का ही खेल हो रहा होता है। अगर आपने शेयर्स बढ़ गए तो सप्लाई ज़्यादा हो गई, डिमांड अभी उतनी है लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो आपकी प्राइस गिर जाएंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब कंपनी बोनस इशू करे तो थोड़े दिन के बाद आपकी प्राइस काफ़ी कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, तो वॉलेटिलिटी मुराद ये होता है कि कंपनी के रेट कभी बढ़ भी सकते हैं, नीचे भी आते हैं, वॉर चल रही है, मार्केट गिर गई,
सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ गए हैं, पूरी दुनिया में पीस है, आपके ऊपर चले गए। तो उतार चढ़ाव का ही नाम वॉलेटिलिटी होती है कि प्राइस ऊपर भी जाएंगे नीचे भी जाएंगे। जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं वो ऊपर जाते हैं तो सेल करते हैं, नीचे आती है तो बाय करते हैं। कभी भी आप ये नहीं समझे कि अगर शेयर ऊपर चला गया तो वो ऊपर से ऊपर ही जाता रहेगा। कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती रहेगी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, डिमांड और सप्लाई का खेल होता है। अगर वैल्यू बढ़ती जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी। जैसे आप लोग भी कोई चीज़ खरीदने जाते हैं ना, अगर आपकी कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो डिमांड कम हो जाती है। जब डिमांड कम हो जाती है तो फिर जाहिर सी बात है सप्लाई आती है उसकी, कि शेयर्स तो उतनी ही है। अब जाहिर सी बात है अगर वैल्यू नहीं बढ़ रही, तो मैंने अगर शेयर 100 रुपये का खरीदा हुआ है और 120 रुपये पे, और उससे ऊपर नहीं जा रहा, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो मैं जाहिर सी बात है मैं 120 रुपये से बेचना शुरू करूंगा। तो उस तरह फिर जब वो आते हैं तो टिकल इफेक्ट होता है कि मतलब वो फिर प्राइसेस नीचे आते रहते हैं, तो फिर इस तरह सप्लाई बढ़ती है, प्राइस नीचे आते हैं। जब एक नीचे आ जाते हैं प्राइस, फिर वहां पर डिमांड आती है कि कंपनी की तो वैल्यू अच्छी है, ये कम हो गई, फिर वहां से फिर वो बढ़ना शुरू होता है। इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। तो आपने इस तरह चेक करना होता है कि कंपनी के प्राइस ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, डिमांड और सप्लाई इस तरह ही होता है। जैसे आप चेक करें कि सिर्फ जब 2008 का क्राइसिस आया था, तो मार्केट ईयर में 58% नीचे गई थी। यानी फर्ज करें अगर आपके 100 रुपए की चीज थी तो वो सिर्फ 42 रुपीज की रह गई थी। 58%। 2024 में मार्केट 81% ऊपर गई है, 2025 में 51% गई है। इसको कहते हैं बुल रन। चलो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, वॉलेटिलिटी गुड फॉर इन्वेस्टर। बाइंग अपॉर्चुनिटी, प्राइस नीचे जाएगी खरीदें, और ये ऊपर जा रही है बेचें, सेल करें, प्रॉफिट बुक करें। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंडेक्स पे आपको शो कर रहा हूँ कि 2008 में मार्केट अराउंड 10,000 में थी, 5,000, फिर चेक करें आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हुई, यहाँ देखें गई 2016 में इसने 40,000 क्रॉस कर लिया था, देखें उसके बाद फिर वापस नीचे आने लग गई। तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि 2016 से लेकर फिर जहाँ पे वॉलेटी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही, तो ये 40,000 35,000 की इर्द गिर्द ही घूमती रही। कोरोना आया, फिर जब इसने 40,000 क्रॉस किया फिर ऊपर गई। फिर ये 2021-2022 का पॉलिटिकल क्राइसिस आया, फिर वहाँ मार्केट नीचे आई। उसके बाद फिर इसने बुल रन किया, आईएमएफ आया। तो इन्वेस्टर को हमेशा स्टेबिलिटी पसंद होती है। जब स्टेबिलिटी होगी तो यानी बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। फिर डॉलर यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल रहा, फिर यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ ऊपर गई, फिर यहाँ ऊपर गई, तो अभी 1,60,000, अब 1,90,000 तक जा रही है। लेकिन यहाँ चेक करें, ये पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 12%, 19%, 13%। यहाँ पे आप गौर करें, ये मतलब यहाँ पे 12% थी, यानी आपकी जो इन्फ्लेशन है वो 12%, ये 19.6%। यहाँ पे 0.1%। लेकिन ये 19.6 से 0.1% नीचे तो आ गई, लेकिन ये नीचे आती नहीं है प्राइसेस। ये इस प्राइस से सिर्फ जो इंक्रीज हुआ वो 0.1% इंक्रीज हुआ है। इस प्राइस से 13 पॉइंट, इस प्राइस में बट 13.7% इंक्रीज हुआ। फिर इस प्राइस के एडिशन के 11% हुआ है इंक्रीज। तो ये आपकी इन्फ्लेशन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, इट्स नॉट लाइक 4.5% और 2.9% नीचे नहीं आ गई है ये, इसके हिसाब से ऊपर गई है। कि मतलब इस साल से लेकर इस साल के जो प्राइस थे उसमें 2.9% का इंक्रीज हुआ है। फिर यहाँ पे देखें 29.4% का इंक्रीज हुआ है। 29.4% का इंक्रीज सिर्फ इस प्राइस से लेकर इस प्राइस के दरमियान में हुआ है। अब फिर इससे लेकर 12.6% का, फिर यहाँ पे 11%। ये जो आजकल के लोग कहते रहते हैं ना कि देखें कि आपकी जो मार्केट जो एफएफसी 90 रुपए का मिल रहा था वो 500 का मिल रहा है। तो अब यहाँ पे चेक करें, 90 रुपए का यहाँ पे मिल रहा था, यहाँ पे 90 रुपए का मिल रहा था, यहाँ से लेकर आप इन्फ्लेशन चेक करें, इन्फ्लेशन भी तो आपकी इतनी बढ़ गई है। तो ये 90 रुपीज़ का 500%, ये आपकी इन्फ्लेशन भी तो एडजस्ट हुई है। तब ये 90 का 500%, यानी मतलब आपको इतने साल में, लेकिन उसका फिर जो डिविडेंड एडजस्टमेंट की, तो लेकिन मार्केट इन्फ्लेशन को भी रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपकी इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है तो मार्केट भी उस हिसाब से प्राइस की एडजस्टमेंट होगी। तो मतलब ये तो नहीं होगा ना कि अगर आपकी जो चीज़ 100 रुपए की थी वो आज 200 रुपए की हो गई है, तो मार्केट भी उस हिसाब से एडजस्ट करती है प्राइस को।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्राइस टाइम लेती है मार्केट प्राइस से एडजस्टमेंट करने, लेकिन अगर आप चेक करें इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो वो 2-3 साल बाद इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेगी मार्केट के, उसको प्राइस को ऊपर लेके जाएगी उस पे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखें यहाँ पे आपकी थी इन्फ्लेशन, थी नीचे थी मार्केट पे, यहाँ पे इन्फ्लेशन जैसे देखें यहाँ पे चेक करें। जब मार्केट में इन्फ्लेशन कम होती है तो आपकी मार्केट में बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्यों? कि बिजनेस को स्टेबिलिटी मिल गई है। उसको पता है भाई अब मेरे जो एक्सपेंसेस हैं ये फिक्स हैं, ये मेरे एक्सपेंसेस तो फिक्स हो गए हैं। अब जो मेरे जो डॉलर प्रॉब्लम थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट थी, फ्यूल कॉस्ट थी, वो मेरे अब हो गए। तो अब जो भी मेरे को बिजनेस करना है, मुझे पता है कि मेरे को इस प्राइस पे सेल सेल करना है पूरे साल। अब मेरे को प्राइस इंक्रीज नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। प्राइस आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, यहाँ पे चेक करें इंक्रीज हो रही है इन्फ्लेशन, आपकी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, परफॉर्म नहीं करी, यहाँ पे इसने थोड़ा सा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने की कोशिश करी है लेकिन ऊपर नहीं गई। यहाँ से देखें वापस नीचे आई है, जिस तरह नीचे आ रही है मार्केट ऊपर जा रही है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को स्टेबिलिटी पसंद होती। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बिजनेस ने अब्जॉर्ब कर लिया कि जो इन्फ्लेशन अगर बढ़ती रहेगी साल में तो आप हर वक्त आप कस्टमर को अपने जो प्राइस शॉक है वो आप नहीं दे सकते, वो आपको ट्रांसफर नहीं हो सकते इतनी जल्दी। तो उस हिसाब से बिजनेस आप स्टेबल नहीं रहते, तो आप बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आता, लॉस में होता है। तो इन्फ्लेशन जब कम होती है तो इस तरफ फर्क पड़ता है। चलें ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो मैं जो नेक्स्ट टाइम आपको उसमें पीएसएक्स का डेटा पोर्टल देखने सिखाऊंगा। पीएसएक्स की वेबसाइट में आप डेटा पोर्टल कैसे देख सकते हैं, अनाउंसमेंट क्या होती है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, तो मैं इस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।